हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो तो आप इजीली 20 मार्क्स ले पाएंगे। तो गाइस, आपको बहुत ध्यान से उस टॉपिक को समझना है क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, पहली बात, इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना, ताकि हम उसकी हेल्प से डिफरेंट हम डिसीजन ले सके, यूजफुल डिसीजन ले सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए गाइस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपने पढ़ा है? यस भैया, पढ़ा है। आपने देखो, आपने अकाउंटिंग की है किसकी? सोल प्रोप्राइटर की है। यस भैया, की है। और एज वेल एज आपने पार्टनरशिप की है। ठीक है, आपने उसके अंदर पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपने पढ़ा है कि आपने क्या बनाया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाया गाइस? बैलेंस शीट। ये आपने पढ़ी है? यस भैया, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ी है। अब बात कर रहे हैं कंपनीज की, कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी। तो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कौन बताता है? दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। उसका कौन सा सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अंदर 5 चीजें बताई जाती हैं। देखिए गाइस, 5 चीजें क्या क्या? पहला, बैलेंस शीट। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा, चेंज इन इक्विटी। ठीक है गाइस, अगर वो एप्लीकेबल है। लास्ट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है गाइस। और जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, वो कब होंगे? अगर आप इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेते हो। और मैं यही दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो गाइस, बहुत अच्छे से आपको सुनना है ताकि आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट। यस गाइस, पहले हम बैलेंस शीट की ही बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट के बारे में जो बताया गया वो किसके अंदर बताया गया? कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3। यस गाइस, शेड्यूल शेड्यूल 3 के अंदर पार्ट 1 है उसका। पार्ट 1 में बताया गया है कि आपको बैलेंस शीट बनानी कैसे है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होगा। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, चेक कीजिए। देखिए, मैंने ये फॉर्मेट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है? नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट के साथ वर्ड यूज हुआ एज एट, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है, पूरे साल के लिए नहीं होती है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है। इसीलिए इसके साथ वर्ड यूज होता है एज एट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल के लिए बनाई जाती है, इसीलिए उसके साथ यूज होता है फॉर द ईयर एंडिंग, ये वर्ड यूज होता है। तो देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले पर्टिकुलर, नॉट नंबर, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। आपको भैया ये तो हमने आज तक ऐसी तो पढ़ी ही नहीं। यस गाइस, पहले आप लोग क्या पढ़ते थे? सोल प्रोप्राइटर की। तो सोल प्रोप्राइटर में देखिए आप लोग ऐसे करते थे कि हमारी बैलेंस शीट ऐसे बनती थी, यहां आप एसेट लिख लेते थे, यहाँ लाइबिलिटी और कैपिटल। यस भैया, हम तो ऐसे करते थे गाइस, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था। अब कंपनीज में क्या बोला गया? कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं होगा, केवल वर्टिकल फॉर्मेट होगा। और वर्टिकल फॉर्मेट क्या कहता है? कि आपको वर्टिकली क्या करनी है? बैलेंस शीट बनानी है। पहले आप लाइबिलिटीज दिखाओगे, फिर आप क्या दिखाओगे? एसेट। और आपने +1 में एक पढ़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसेट्स और लाइबिलिटी को किस ऑर्डर में दिखाया जाता है। एक तो आपने पढ़ा था इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और दूसरा इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और कंपनीज के लिए क्या यूज होता है? इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्यों? क्योंकि कंपनी बंद नहीं होती है, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी विल गोज ऑन, चलती रहेगी। तो परमानेंस को फॉलो करते हैं। और परमानेंस क्या कहता है कि सबसे पहले उस एसेट और लायबिलिटी को दिखाया जाता है, उस एसेट को जिसको हम सबसे एंड में कैश में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले एसेट में आएगी फिक्स्ड एसेट। ठीक है गाइस, नॉन करंट एसेट आएगी, फिर करंट एसेट आएगी।
और इस सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी में जिसको सबसे एंड में पे करना है उनको सबसे पहले दिखाया जाएगा। इसीलिए ओनर की कैपिटल दैट इज इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो सबसे पहले आएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए अब देखिए फॉर्मेट में क्या बोला गया, पहला कॉलम है पर्टिकुलर, ठीक है गाइस, दूसरा नोट नंबर। अब वर्किंग नोट यूज नहीं होता है, नोट यूज होता है, नोट्स टू अकाउंट। और आपको क्या बोला गया इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि बैलेंस शीट के फेस पर केवल एक अमाउंट शो होगा, जैसे शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल का ओवरऑल एक ही अमाउंट शो होगा, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन है आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। नोट्स टू अकाउंट में जैसे नोट नंबर 1 बनाए उसमें सारी एक्सप्लेनेशन, नोट नंबर 2 में उस रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग सारी एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन होगी वो नोट्स टू अकाउंट में होगी। बैलेंस शीट के फेस पर केवल एक ही अमाउंट शो होगा, ठीक है गाइस। और उसके बाद फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब इस साल के फिगर्स, ठीक है। फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब पिछले साल के, ठीक है। क्या बोला गया शेड्यूल 3 में कि आपको इस साल का भी डेटा दिखाना है और पिछले साल का, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सके। ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहली आ रही है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे ऊपर दिखाया गया है लाइबिलिटीज को, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। देखिए यहां पर रोमन में 1 लिखा गया, फिर स्पेस देखिए 1 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 ये एक ही लाइन में है, ठीक है। मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के 4 पार्ट है, पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले बात कर रहे हैं शेयर होल्डर फंड, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। इसके 3 पार्ट है, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है गाइस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल के बारे में आपने सुना होगा, शेयर कैपिटल में 2 कैपिटल आती है, कौन कौन सी, एक तो आती है इक्विटी और एक आती है प्रेफरेंस। ऑलराइट गाइस, इक्विटी और प्रेफरेंस, और दोनों को आपको अलग अलग दिखाना होता है कि इक्विटी की इतनी है, प्रेफरेंस की कैपिटल इतनी है, ठीक है। और आपने पढ़ा भी है इसके बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में मैंने बैलेंस शीट के बारे में समझाया था कि उसमें ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, उसके बाद कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉरफीचर, ये सब शेयर कैपिटल में शो किया जाता है। अब ये सब कब शो, कहां शो किया जाएगा, मैंने अभी बताया, इनकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखानी है, वहां पर दिखाकर एक फिगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो फिगर यहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। बैलेंस शीट के फेस पर केवल एक ही फिगर आएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद अगला आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। ऑलराइट गाइस, रिजर्व एंड सरप्लस, अगेन रिजर्व एंड सरप्लस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पहला आता है कैपिटल रिजर्व, सेकंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, चौथा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पांचवा रिवैल्यूएशन रिजर्व, छठा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सातवां अदर रिजर्व रिस्ट्रिक्टेड टू जर्नल रिजर्व, और लास्ट वन इज सरप्लस। सरप्लस दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट और लॉस आएगा वो वहां ट्रांसफर किया जाता है। कह रहे इन सबको इकट्ठा करके जो एक फिगर आएगा वो यहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। मतलब इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है इन सबको कहां दिखाया जाएगा, नोट्स टू अकाउंट में। ऑलराइट गाइस, इसके बाद नेक्स्ट आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये किसके बारे में बात कर रहा है गाइस, पहली बात एक बात बताना चाहूंगा, ये केवल आपसे इसके रिगार्डिंग ये पूछा जा सकता है कि ये आता कहां है, बैलेंस शीट में कहां शो होता है, दैट इज शेयर होल्डर फंड। इसके बारे में अदर क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मतलब इसका पता होना चाहिए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है, कंपनी ने लोगों से पैसा ले लिया और कह रही है अभी मैं आपको शेयर नहीं दे रही, मैं आपको शेयर वारंट दे रही हूं, और फ्यूचर डेट पर मैं आपको अपनी कंपनी के क्या दे दूंगी, शेयर दे दूंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है गाइस। इसके बाद सेकंड पार्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आप कहोगे भैया इसको शेयर होल्डर फंड में क्यों नहीं लिखा गया, जब शेयर एप्लीकेशन आ रहा है तो शेयर होल्डर फंड में आना चाहिए, नहीं आता है गाइस। इसका कारण है, पहली बात अगेन इसके बारे में आपसे अदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, केवल ये पूछा जा सकता है बैलेंस शीट में आता क्या है, ठीक है। इसका मतलब बता रहा हूं गाइस, क्या हुआ, कंपनी ने इश्यू किए शेयर्स, ठीक है, और जो अलॉटमेंट करना है वो 10 अप्रैल को करना है, उससे पहले 31 मार्च आ गई, ईयर क्लोज करना है। अब 31 मार्च को अभी कंफर्म नहीं है कि कंपनी शेयर अलॉट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा या नहीं आएगा, तो वो जो पैसा आया हुआ है
वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं बनेगा, उसको अलग लाइन आइटम के तौर पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अगेन केवल आपसे ये पूछा जाएगा ये कहां आता है, इसका आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद थर्ड, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। गाइस नॉन करंट लायबिलिटी को समझने के लिए आपको करंट लायबिलिटी और नॉन करंट दोनों को मैं समझाऊंगा, पहले करंट फिर आपको नॉन करंट अपने आप समझ आ जाएगा। देखिए दैट इज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के बारे में क्या बात बोली जाती है, करंट लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी करंट कब होगी, पहले तो हमने पढ़ा था जब हम +1 पढ़ रहे थे या पार्टनरशिप, कोई भी लायबिलिटी जिसको हमें 12 महीनों में पे करना है दैट इज कॉल्ड करंट और बाकी नॉन करंट होती है। लेकिन अब कंपनीज में क्या हो गया है, इसका वाइडर मीनिंग हो गया है। अब केवल ये नहीं है 12 मंथ्स, उसका बड़ा मीनिंग हो गया है। क्या बड़ा मीनिंग हुआ है गाइस, इसमें अब बात आती है 3 कंडीशंस की, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन को कोई भी लायबिलिटी फुलफिल करती है तो वो करंट कहलाएगी। पहला कि अगर कोई भी लायबिलिटी विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में क्या हो रही है, सेटल हो रही है। ठीक है, कोई भी लायबिलिटी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में सेटल्ड हो रही है तो वो करंट कहलाएगी। भैया नॉर्मल ऑपरेटिंग क्या है, आपने ये तो बता दिया सेटल हो रही है। नॉर्मल ऑपरेटिंग क्या होता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग गाइस सुनना ध्यान से, नॉर्मल ऑपरेटिंग का मतलब होता है एक बिजनेस का कोर काम, मेन काम। जैसे मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है भैया हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप क्या खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे भैया, रॉ मटेरियल से फिर आप क्या बनाओगे, फिनिश गुड, फिनिश गुड से आप उसको सेल करोगे, सेल से डेटर्स बनेंगे या आपने कैश में बेचा। मतलब कैश से दोबारा कैश में कन्वर्ट होने में जितना समय लगता है, जिस चीज का आपका बिजनेस है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग, मान लीजिए उसको कन्वर्ट होने में आपका लगता है 15 मंथ 15 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, कैश से कैश में रॉ मटेरियल खरीदा, फिर बनाया, फिर गोडाउन्स में पड़ा रहा, फिर बिका, फिर डेटर, फिर कैश, इसको कन्वर्ट होने में ऑपरेशन में दैट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कि ये ऑपरेशन का साइकिल है, इतना 15 महीने लगते हैं ये सब होने में प्रोसेस। अगर वो 15 महीने है तो गाइस कोई भी लायबिलिटी अगर 15 महीनों के अंदर अंदर सेटल होगी तो वो करंट कहलाएगी। अगर आपका 20 मंथ्स है तो कोई भी लायबिलिटी 20 मंथ्स में क्या होगी, सेटल होगी, वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। अगर आपका 24 महीने है तो कोई भी लायबिलिटी 24 महीने में क्या होगी, सेटल, तो वो करंट कहलाएगी। ठीक है गाइस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सेकंड है, कोई भी अगर आप क्या ले रहे हो, एसेट जो प्राइमरी फॉर द ट्रेड पर्पस है। ठीक है, किसके लिए, प्राइमरी फॉर द ट्रेड पर्पस, एसेट या लायबिलिटी प्राइमरी फॉर द ट्रेड पर्पस। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जिस चीज का आपका बिजनेस है, जैसे हम गुड्स की बात करें, इन्वेंट्री की बात, अगर वो बेसिकली उसका आपका बिजनेस है तो वो भी किसके अंदर आती है, दैट इज करंट लायबिलिटी। मान लीजिए क्रेडिटर्स की बात करें, करंट लायबिलिटी प्राइमरी फॉर द ट्रेड पर्पस, मतलब जिसका आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है उसकी बात हो रही है। दूसरा, तीसरा, लास्ट वन, जिसको हमें सेटल करना है विद इन 12 मंथ्स। यस गाइस, 12 मंथ, कोई भी लायबिलिटी अगर सेटल हो रही है विद इन 12 मंथ्स वो भी क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी कहलाएगी, जिसको हम सेटल कर रहे हैं विद इन 12 मंथ। आप कहोगे भैया ये तो ये और ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। नहीं गाइस, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुए। देखिए क्या कहता है, अगर हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो भी थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कोई भी लायबिलिटी अब 5 मंथ्स है और कोई लायबिलिटी 6 मंथ्स में हम क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये करंट नहीं हुई क्योंकि 5 मंथ्स में नहीं हुई है। तो लेकिन थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, कोई भी लायबिलिटी अगर 12 महीनों में क्या हो रही है, सेटल, तो वो करंट कहलाएगी। तो इसका मतलब अगर वो 6 मंथ्स में भी हो रही है तब भी वो क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। इसका मतलब अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से कम है तब भी वो 12 मंथ्स कहलाएगा, लेकिन अगर वो 12 से ज्यादा है, 18, 20, 24, तो वो उतना ही कहलाएगा। और कोई भी लायबिलिटी उतने मंथ्स में अगर क्या हो रही है, बताओ, सेटल हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी, और बाकी सारी की सारी क्या कहलाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी। यस गाइस, बाकी सारी की सारी नॉन करंट लायबिलिटी क्या होंगी, वो बोली जाएंगी। और गाइस इसके बारे में, नॉन करंट लायबिलिटी के बाकी हेड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।